अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम चार इश्यूज़ पर बात करेंगे कि बुशरा बीबी के बाल किसने खींचे। दूसरा, लियाकत अली चट्ठा सबक कमिश्नर रावलपिंडी, वो इस वक्त किसकी कस्टडी में हैं। और तीसरा मसला सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि काजी फ़ायज़ ईसा ने एक तीर से दो शिकार कैसे किए। और चौथा इशू हिजबुल्लाह लीडरशिप के हवाले से कि जो काफ़ी सालों से इसराइल जिनकी तलाश में था, अब उन तक पहुंचने में किसने मदद की। तो नाजरीन, ये चार इश्यूज़ हैं और इन पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के हवाले से आजकल बहुत परेशान हूँ कि मेरी आवाज़ जो है वो चांद जैसी हो गई है, जो कि एक इलाके में नज़र आता है और दूसरे में नज़र नहीं आता। मैं देख रहा होता हूँ कि काफ़ी लोग कह रहे होते हैं किनू आवाज़ नहीं आ रही, सानू तो सही आ रही है। और कई लोग कह रहे होते हैं कि आप अपना माइक ठीक रहें, आप कोई आपस में कंसेंसस बिल्ड करें, और ताकि मैं फ़ैसला कर पाऊँ कि माइक में प्रॉब्लम है या कि कोई फ़ोन में प्रॉब्लम है। मुझे आइडिया नहीं हो रहा है एग्जैक्टली। मैं कई जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी कंसल्ट कर चुका हूँ। जो मेरे पास माइक है वो कहते हैं जी कि बहुत अच्छा माइक है। तो अब मैं भी अपनी कोशिश जारी रखता हूँ, लेकिन आप पेशेंस भी शो करें, लेकिन अपना फीडबैक ज़रूर देते रहा करें। और बाकी आपको रिमाइंडर है कि चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो आपने बिल्कुल नहीं करना, अब तो टाइम गुजर चुका है। और दूसरा, टली ऑन कर लें और हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट से ही आगाज़ करते हैं, जो कि इस टाइम तवज्जो का मरकज़ है। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का आज इजलास होना था कल, जो जस्टिस मुनीब हैं उन्होंने वो खिसक गए, वो बेंच का हिस्सा नहीं बने, जिसने आर्टिकल 63A पे जो तशरीही फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है उस पे जो नज़र षानी का एक बेंच था उसमें वो बैठने से इनकारी थे। तो उनका इंतज़ार करते रहे। फिर बाद में जो काजी साहब ने एक फ़ैसला जारी कर दिया। जस्टिस मुनीब ने एक होर लैटर जोड़ा वो जेब विच कढ़िया और सटिया, उन्हें क्या कि इधर दसो कि मैं तो पंजवां बंदा था, यानी कि मेरे बगैर तो आप ये फ़ैसला नहीं जारी कर सकते थे, ये कैसे हुआ है। तो जो फिर ये है कि हर जज जो है वो चीज़ों की अपने अपने अंदाज में तशरीह कर लेता है। बाकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होना था, जिसमें मंसूर अली शाह जो हैं वो नहीं आए। और उसके बाद काजी साहब ने कहा कि नहीं होने देते ना से ही उन्होंने उन्होंने फिर एक और जज जो हैं जस्टिस अफ़गान, उन्होंने अपने बंदे जो हैं पूरे कर लिए। अमीनुद्दीन और जस्टिस अफ़गान जो हैं वो उनके साथ हैं। और अब देखते हैं कि अफ़गान बाकी तो कोसार बाकी वाली सूरत हाल बनेगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस टाइम जो काजी साहब हैं वो दोबारा से एक ज़ोर पकड़ रहे हैं। और अब जो है आगे आने वाले दिनों में वो फ़ैसला करेंगे। और फ़ैसले के हवाले से जो कि फ़ैसला ओवरऑल काजी साहब के और उनके फ्यूचर के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट के फ्यूचर के हवाले से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और वो 63A का केस है, जिसके बारे में ख्याल ये किया जाता है कि इस दफ़ा जो फ़ैसला होगा, अगर जो जस्टिस मुनीब इसका हिस्सा होते तो फिर हो सकता है कि 4-1 से आता, कि मुनीब साहब जो हैं वो एक वोट होता तो 4 दूसरी तरफ खड़े होते। अब जो है, अब जितने बंदे पूरे हो गए हैं तो अब यही लग रहा है कि ये 5-0 से फ़ैसला आएगा। तो मंसूर अली शाह जो हैं वो भी लगता है कि अब जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुकम्मल तौर पे फ़ारग हो गए। और जो बाकी जो मुनीब हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर, वो तो पहले ही फ़ारग हैं। तो अब ये है कि हमारे पास कोई ऐसे रूल्स भी नहीं है कि जिससे अंदाज़ा हो जाए कि अगर कोई लोग जो कि हिस्सा हैं, मसलन जिस तरह मंसूर अली शाह हिस्सा हैं, वो अगर निकलते हैं तो उनकी जगह किस तरह फिल करनी है। लेकिन एनीवे, यानी कि इंटरेस्टिंग टाइम्स वाली बात है। ओवरऑल नाजरीन, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि जो अभी तक जो पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल वाली अदालत चल रही थी वो भी एक पोलिटिसाइज अदालत थी। अब भी जो है वो पोलिटिसाइज हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। दरमियान में कोई ऐसा एक वक्फ़ा आया कि जिसमें अगरचे आप बहुत सारे लोगों को शायद इतराज़ होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि काजी साहब जो हैं उन्होंने चीज़ों को जमहूरी अंदाज में चलाने की कोशिश की, लेकिन उनको भी ऐसे ही लगा कि लोगों ने मजाक उड़ाया। जब उनकी अपनी राय अकलियत में चली जाती तो लोगों ने मजाक उड़ाया, जी फ़लाँ फ़लाँ जो है उन्होंने दबा लिया। काजी साहब जो है वो भी गुस्सा खा गए, उन्होंने कहा कि चलो फिर ऐं तो ऐं जी से हमारे यहाँ जो है जमहूरियत नहीं आएगी या आमरीत ही चलेगी। तो ओवरऑल वही सिस्टम जो है दोबारा से चल पड़ा है। तो अब ये है कि मेरा ख्याल है कि कोई ये हफ़्ता नहीं तो अगले हफ्ते में ये फ़ैसला हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो आइनी तरमीम आ जाएगी। और उसके लिए आगे क्वेश्चन जारी हैं जो मौलाना को मना रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर 63A
में से डिफेक्शन वाली क्लास जो है वो हट जाती है, तो फिर मौलाना के अपने बंदे भी शायद ख़तरे में ना चले जाएं। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जो हैं, उन्होंने आज कोयटा में ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि आप ये बताएं, जो कहते हैं कि आइनी तरमीम के लिए अब का वक्त मुनासिब नहीं है, अगर अब का वक्त मुनासिब नहीं है तो कब करनी चाहिए, ज़रा ये भी बता दें। हमारे यहाँ तो कभी भी कोई टाइम मुनासिब नहीं होता। और बाय द वे हकीकत वाली बात यह है कि हमारे यहाँ इधर जब भी कोई तरमीम होती है ज़्यादातर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है। एक दफ़ा कंसेंसस हुआ था, रीसेंट पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और वो जब आई थी 18वीं तरमीम, और उस टाइम शायद कंसेंसस इसलिए हो गया था कि उस टाइम तक इमरान खान अभी तक कोई इतना एक 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 टॉप प्लेयर नहीं बने थे, और ना ही उनकी पार्लियामेंट में कोई इतनी मौजूदगी थी। तो बाकी सारी जमातें जो हैं उन्होंने मिल के एक कंसेंसस के साथ वो आइनी तरमीम लेकर आए थे। तो अब जो है तरमीम अब भी आएगी, मुतनाज़ा रहेगी, लेकिन माजी में भी फिर इस तरह की होती रही हैं, या लॉ भी जो है हमारे यहाँ इसी तरह के बनते रहे हैं। आपको बताया था कि जब तक एक ऑनेस्ट डायलॉग नहीं होगा ये मामला चलते रहेंगे, आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। जो बंदा एक टाइम पर, यानी कि एक बंदा ठीक नहीं हो सकता, यानी कि सबको, अगर मैं रूल्स ऑफ गेम को फॉलो करता हूँ तो दूसरे नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि मेरे पर भी प्रेशर आएगा। जो मेरे भी हमायती हैं वो कहेंगे कि तुहानू को, यानी कि तुहानू की मसला बने हैं कि तुसा कानून पर चलना है जो बाकी चलने के लिए तैयार नहीं है। और वैसे भी जो है इनके जो रूल पे चलने वाला है, इस तरह के माहौल में लोग उसको वैसे ही बेवकूफ़ समझते हैं, यानी कि बुज़दिल आदमी है, बेवकूफ़ है। तो वैसे ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ओवरऑल मायूसी की भी बातें हैं, यानी कि फ्रैंकली हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम एक जगह पर रुके हुए हैं। तो खैर हम जो है अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो हिजबुल्लाह के हवाले से है कि हिजबुल्लाह ने पहले हमास की लीडरशिप को टारगेट किया है, और इसराइल ने हमास की लीडरशिप को भी टारगेट किया है, हिजबुल्लाह की लीडरशिप को भी टारगेट किया है। हसन नसरुल्लाह जो हैं वो एक जो ईरान है उनके लिए एक बहुत बड़ी हमायत का ज़रिया भी थे, और उनके एक बहुत बड़े आगे करिंदे भी थे, और जो जो उनके आयतुल्लाह हैं उनके भी बहुत करीबी तस्वर किए जाते थे। तो एक उनको भी बड़ा दचका लगा है, उनकी और भी लीडरशिप के लोग जो हैं वो भी शहीद हो गए हैं। वो इतनी देर से वो हाइडिंग में थे, यानी कि वो छुपे हुए थे, लेकिन और इसराइल वालों ने भरपूर कोशिश की उन तक पहुंचने के लिए, नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन फिर वो पहुंचे। वो किस तरह पहुंचे, ये बड़ी एक इंट्रीगिंग बात है। और इसमें कुछ अफराद का भी किरदार होगा, लेकिन अफराद से ज़्यादा जो आपके, जो उनके हाथों में चीज़ें थीं उनका बड़ा किरदार था। और वो क्या था, जो आपका सोशल मीडिया होता है, सोशल मीडिया की पोस्टें कि किधर से हिजबुल्लाह के मैसेजेस जो हैं अपलोड हो रहे हैं, कौन बंदा ज़्यादातर कर रहा है, वो फिर आगे वो फ़ोन जो है वो किधर किधर ट्रैवल करता है। इसी तरह जो गाड़ियाँ हैं उनमें जो डिजिटल मीटर लगे हुए हैं, एक वो उसमें से उन्होंने उनको एग्जामन करना शुरू कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि इसराइल जो है उसके पास स्पाइंग टेक्नोलॉजी में पायनियर है। ये जो व्हाट्सएप वगैरह को मॉनिटर करते हैं, ये भी ज़्यादातर ये जो सॉफ्टवेयर है ये इसराइल का है। यानी कि आपको पता होगा पेगासस के हवाले से जो एक सॉफ्टवेयर है, जिस पर एक पिछले दिनों ख़बर भी आई थी कि पूरी दुनिया से कितने लोग जो हैं वो उसके ज़रिए उनकी जो हुकूमतें हैं उनको वो टारगेट कर रही थी। लेकिन वो उन्होंने ख़रीदा किधर था, पेगासस वो इसराइल से ख़रीदा था। उसके बाद जो व्हाट्सएप वाले हैं उन्होंने भी उनको सू किया हुआ था, लेकिन वो चीज़ें किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। व्हाट्सएप वाले जो हैं वो भी अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के चक्कर में उन्होंने कोई इस तरह रिकॉर्ड में कोई लेकर आए कि हमने उनको सू किया हुआ है। लेकिन जो वो इस मामले में बहुत तेज़ हैं, और जो वास्ता है जिन लोगों के साथ है उनका टेक्नोलॉजी के साथ कोई दूर दूर तक कोई अपना रब्ता नहीं है, कोई इनोवेशन के हवाले से, या ओवरऑल जो हम एक बहसीत मुसलमान जो है हमारा जो मसला है। तो उन्होंने उस इसी तरह जो स्मार्ट टीवी हैं, ये स्मार्ट टीवी ये भी उन्होंने इनके लिए यूज़फुल हुए। आपको पता है कि जब उसामा बिन लादेन इधर एबटाबाद में रहता था वो कोई गैजेट इस्तेमाल नहीं करता था। वो समझता था कि गैजेट जो है ये जो फरंगी हैं जो 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 क्या नाम है, जो अमेरिका है उनके जासूस हैं, वो अपने कमरे में इवन टीवी भी नहीं रखता था। और अगर वो को देखता था तो कोई एक जो को वीडियोज़ वगैरह पुरानी देख लेता था, लेकिन कोई जो नए टीवी हैं स्मार्ट टीवी वगैरह ये नहीं रखता था। और काफ़ी देर तक वो बचा, लेकिन अल्टीमेटली खैर उधर से भी बात चल पड़ी, निकल गई। अब यह है कि जो हिजबुल्लाह के लीडर हैं इन्होंने भी काफ़ी देर सर्वाइव किया। आपको पता है कि उन्होंने अपने लोगों को इवन पेजर और जो फ़ोन है इस्तेमाल करने से रोक दिया था। पेजर पे लगाया, वाकी टाकी पे लगाया, ताकि जो कम्युनिकेशन है उनकी वो कंप्रोमाइज़ ना हो, उनकी लोकेशन कंप्रोमाइज़ ना हो।
लेकिन फाइनली वो पकड़े गए और वो भी पेजर भी एक्सप्लोड हो गए, कम्युनिकेशन जो गैजेट्स हैं वो वाकी टाकी वो भी एक्सप्लोड हो गए, और उसके बाद जो उनकी लीडरशिप है वो भी जो है वो शहीद कर दी गई। अब आने वाले टाइम में जो कुछ हो रहा है उसमें हमारे लिए सबक भी है कि हम जितना साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे और हमारे जीतने के चांसेस उतने कम होते जाएंगे। और वैसे भी फ्यूचर में तो जो बंदों का मुकाबला आगे रोबोट्स किया करेंगे, बल्कि ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, बल्कि ईरान के एक साइंसदान को इसराइल ने जो मारा था वो एक रोबोट के ज़रिए मारा था। तो उस लिहाज से हमें कोई अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है कि हम किस तरह की तैयारी करके बैठे हुए हैं और बढ़ के लगा रहे हैं। तो नाजरीन, अब जो है हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो ये है कि लियाकत चट्टा साहब कहाँ हैं। लियाकत चट्टा साहब को आप जानते हैं। लियाकत चट्टा साहब जो हैं वो कमिश्नर रावलपिंडी थे, और उन्होंने जो एक नारा बुलंद किया, नारा मस्ताना, और उन्होंने कहा कि मैं जो धांधली कराई है अपने गुजरा सॉरी जो रावलपिंडी डिवीज़न में, इधर जो है मैंने जो जीते हुए लोग थे उनको 70-70 80-80 हज़ार की लीड से हराया है। पहली बात तो ये है कि मैं तो खुद कसम नहीं दे सकता कि धांधली नहीं हुई, लेकिन जो लियाकत चट्टा कह रहे थे, लियाकत चट्टा का धांधली के साथ कराने में कोई रोल हो ही नहीं सकता था, इनका कोई ऐसा ताल्लुक था ही नहीं। ये तो कमिश्नर लेवल पर तो था नहीं। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को बात करे तो चलें, इस हद तक उसकी मानी जा जाती है कि वो एक ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन हो रहे थे उन सबको वो मॉनिटर कर रहा था। तो कमिश्नर लेवल पर तो ये नहीं था, ये तो कोऑर्डिनेशन कर रहे थे कि फ़लाँ जगह पर स्याही पहुंच गई या फ़लाँ जगह पर कागज़ पहुंच गया या नहीं, अमला पहुंच गया या नहीं। इससे ज़्यादा इनका काउंटिंग वगैरह में या इलेक्शन डे पे जो पोलिंग स्टेशन थे उनके हवाले से कोई किरदार नहीं था। अब यह है कि उन्होंने कहा जी कि मुझे तो रात को नींद नहीं आती या दिल करता है कि मैं अपने आप को ख़ुदकुशी कर लूँ, या उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें जो चीफ़ जस्टिस हैं और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है उनका भी किरदार है। फिर बाद में इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, फिर उन्होंने कहा कि मैं तो वो मुझे तो प्रेशर था, मुझे जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने बोला था कि आपने ये करना है तो मैंने कह दिया, और मुझे अपने रवैये पर माजरत मैं करता हूँ। ये भी सुनने में आया जी कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई शुरू की जाएगी, और पंजाब गवर्नमेंट उनके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसिक्यूशन का आगाज़ करेगी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ कि लियाकत चट्टा का बाद में पता ही नहीं चला, ऐसे जो है गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग, को पता ही नहीं चला कि वो थे किधर। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि वो उसी घर में कैद हैं कि जिधर वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले रहते थे, यानी कि अपनी जो उनकी सरकारी रेजिडेंस थी, अब तो वो रिटायर हो गए हैं। उन्होंने जो फरवरी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 17 फरवरी को, और वो दिन भी उन्होंने ऐसा चुना था कि उस दिन को पीटीआई ने कोई जलसा भी करना था। ख्याल ये था जी कि लियाकत चट्टा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और फिर इनकलाब आ जाएगा, हम कहेंगे जी कि हम तो जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके। तो खैर ये है कि लियाकत चट्टा साहब जो है उनका इनकलाब तो उस दिन से अंदर घुस गया, और वो तब से वो हाउस अरेस्ट आप कह लें, या ये है कि हाउस अरेस्ट ही होगा कि अब उन्हें घर से बाहर नहीं निकल सकते, बाहर गार्ड बैठी हुई है। अब उनको कौन देख रहा है, इनके वो देखने वाले ही देख रहे हैं। और उनके बारे में यही इतलात ये हैं जो मैंने सुना है कि कोई हुकूमत या जो बॉयज़ जिनको हम कहते हैं चौधरी रियासत जो है, वो कोई कोई लीनियंट व्यू रखते हैं। लीनियंट इस सेंस में कि कोई अगर अनलेस कि वो उनसे जब तक, बल्कि आप इस तरह कर लें कि जब तक वो उनके साथ ताउन कर रहे हैं तो वो एक तरह के वादा माफ़ गवाह रहेंगे। और उनके बारे में ये भी इतलात हैं कि वो जनरल फैज़ जो है उनके ख़िलाफ़ भी वादा माफ़ गवाह वो बनने को तैयार हैं। अभी कुछ दिन पहले मोहसन बेग साहब ने कोई ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ जो हैं, जनरल फैज़ के केस में चट्टा ने, लियाकत चट्टा ने इकरार किया है कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बेसिकली वो जनरल फैज़ के उकसाने पर की थी, और वह खुद जनरल फैज़ दे कम, जनरल फैज़ ने इनको ये बताया हुआ था कि आपको ना हम सदर लगाएंगे। अच्छा, वैसे इस मामले में जनरल फैज़ जो है ना वो सबको बच्चे देता था, यानी कि हर एक को ना कोई बड़ा अहदा दे के ना उनसे काम ले जाता था कि बस आप ये काम करें, तो उसके बाद जो है ना आप देखें कि आपको आपको अल्लाह ताला ने किसी बड़े काम के लिए चुना हुआ है, तो वो कोई काम कर दिखाते थे। अब जो है लियाकत चट्टा जो है वो ये इतलात हैं कि उन्होंने सदर बनना था, और सदर बन के उन्होंने इमरान खान को छुड़ाना था, और उससे पहले जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कैंडिडेचर जो है उसको स्ट्रांग करना था कि ए बंदा है जो साड़ा सदर बन सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो को सदर की कैफियत आनी थी। इमरान खान का यानी कि सुबह तो लैके शाम तक नहीं पता चलता कि वो अपना एक फ़ैसला बदल लेते हैं। तो लियाकत चट्टा को तो कुछ नहीं बनना था उन्होंने, लेकिन उनको लालच ये दिया गया, ये बकौल जो मोहसन बेग हैं कि उनको ये लालच दिया गया कि ये होगा। अब ये है कि वो
उनके बारे में इतलात ये हैं कि वो जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ केस में वादा माफ़ गवाह बनने को तैयार हैं, लेट्स सी। लेकिन ये बात कंफर्म है कि है अभी तक वो उधर ही अपने घर में कैद हैं। कोई लोग उनको मिलकर भी आए हैं और उनके बकौल भी बाकी फैमिली के लोग भी यही बताते हैं कि उनको उधर ही रखा गया है। अभी तक उनकी कोई पता नहीं कि उनका फ्यूचर, कि वो कब तक उधर रहते हैं, अभी कहीं वो मूव नहीं कर सकते। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बुशरा बीबी के हवाले से। बुशरा बीबी के हवाले से एक बड़ी एक परेशान कुन किस्म की ख़बर आई है, और ये इल्ज़ाम है बल्कि, और ये बैरिस्टर सैफ़ का इल्ज़ाम है जो कि इनके जो मशीर इतलात हैं KP गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा है जी कि मरीम नवाज़ के अहकामात पर जेल में बुशरा बीबी को तंग किया जा रहा है। अब तंग कैसे किया जा रहा है कि बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जा रही है, रात को नींद से जगा कर सेल की तलाशी के बहाने ज़हनी अजियत दी जाती है, और बालों की तलाशी भी ली जाती है। मशीर इतलात का कहना था कि अहलिया के ज़रिए बानी PTI को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी इमरान खान के साथ डट कर खड़ी हैं और उनकी ताकत बनी हुई हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरीम नवाज़ की हुकूमत में ख़वातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन को भी गिरफ़्तार करके पाबंद सलासिल किया जा रहा है। अच्छा, ये इन्होंने बात की है कि जी उनके बालों की तलाशी ली जा रही है। ये मुझे वैसे बात की समझ नहीं आई कि बालों में बुशरा बीबी ने क्या रखा होता है जो इन्होंने तलाशी लेनी है। बल्कि इससे मुझे याद आ गया कि बुशरा बीबी ने एक दफ़ा कहा था कि इमरान खान जो हैं, जब उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई उधर अटक की जेल में, तो इमरान खान की जो है सर से जो है ना कीड़े, उनके सर में कीड़े पड़े हुए थे और वो नीचे गिर रहे थे। कमाल है वैसे। अच्छा, वो बात कभी साबित नहीं हो सकी। अच्छा, नुसरत जो है ना बुशरा बीबी, इनके अपने एक दो एक दो और चीज़ें उन्होंने की। उन्होंने कहा जी कि मुझे जहर दिया गया है, और जनाब पूरा PTI रोना पिटना शुरू करता है जी कि उनको जहर दिया गया है। लेकिन वो आज के दिन तक साबित नहीं हो सका। उनका अपना डॉक्टर जो है जो उनका है उधर का शौकत हनम का, वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं कि इनको जहर दिया गया। फिर इनका शिफा में भी गवर्नमेंट के कहने पे, सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पे शिफा में इनका मुआयना हुआ, लेकिन उधर भी साबित नहीं हुआ कि इनको जहर दिया गया। लेकिन वो इस बात पे अटी रही हैं कि जी मुझे जहर दिया गया। फिर एक और बात उन्होंने की, बल्कि वो उन्होंने कहा जी कि मुझे जो है ना मेरे सेल में चूहे छोड़े जाते हैं, कि मैं जब सजदे में भी जाती हूँ तो चूहे ऊपर से गिरते हैं। और उस टाइम फिर अदालत ने उसकी इन्वेस्टिगेशन का आर्डर कर दिया, और जो उनको इंक्वायरी रिपोर्ट दी गई उसमें कहा गया जी कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब यह है कि ये जो नए वाली बात है, इसके बारे में भी मैंने कोई एक दो लोगों से चेक किया कि इसमें किस हद तक सदाकत हो सकती है कि उनके जो सर के बालों की में बालों की तलाशी ली जाती है। बड़ी हैरानकुन बात है। अच्छा, एक तो ये है कि जो अडयाला जेल में जो जर्नलिस्ट जाते हैं इमरान खान के ट्रायल की कवरेज के लिए, मैंने उनसे पूछा, उनका जवाब था जी कि बुशरा बीबी ने, मैंने शबीर डार हैं हमारे जियो के, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी ने हमसे कोई ऐसी बात नहीं की, कि अदालत में मौजूद थी, जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, इनसे कोई बात नहीं की। ये कोई जो है ना स्पेशल कोई उन्होंने कोई पैगाम भेजा था बैरिस्टर सैफ को कि बैरिस्टर तू यह गल करनी है। अब जो है ना मुझे लगता है कि इधर ना कोई रेस लगी हुई है कि झूठ कौन बड़ा अपनी लीडरशिप के बारे में ऐसे ऐसे झूठ बोलता है। और जो बंदा अंदर से होकर आता है, मसलन मैं इनके बाद किसी और तरफ निकल गई है, लेकिन बताना ज़रूरी है कि कल भी कुछ ऐसा हुआ जी कि कोई बैरिस्टर गौहर के बारे में इमरान खान ने कहा जी कि वो बड़ा कमज़ोर आदमी है या बड़ा नालायक आदमी है। तो मैंने जो उधर रिपोर्टर थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हमारे से उसने कोई बात नहीं की, और इनकी कोई शिफा यूसुफ जई जो है ये कुछ लोगों को बता रही थी कि इमरान खान ने ये बात की है, हमारे से तो ऐसी कोई बात नहीं की। और उन्होंने कहा जी कि इनके कई ऐसे लोग हैं कि जो बाहर निकल के इमरान खान से चीज़ें मनसूब कर रहे होते हैं जो उसने बातें नहीं की होती, या हम पूछते हैं तो वो कहता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। खैर, अब जो है यानी कि हम बात कर रहे थे कि बुशरा बीबी को जो उसके बालों की तलाशी ली जाती है, वैसे यानी कि एक बड़ी अनोखी खबर है। तो मैं तो अभी तक सोच सोच के हैरान हो रहा हूँ। तो उसने, मैं शबीर डार ने कहा जी कि बुशरा बीबी ने हमसे कोई ऐसी बात नहीं की, और ना ही इमरान खान ने की है। और जेल हुकाम से हमने पूछा था कि जी कि उन्होंने बालों की तलाशी ली है, तो उन्होंने इस चीज़ की सख्ती से तरदीद की थी। अब नाजरीन, मैंने इसके हवाले से कोई और भी एक सोर्स से चेक किया कि जो जिनकी ड्यूटी होती है कि वो जेल इंस्पेक्शन पे जाते हैं, तो उनसे भी मैंने चेक किया कि ये मामला कैसा है। उन्होंने कहा जी कि हमसे भी कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा जी कि
अभी कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए कि हम जब इंस्पेक्शन पे थे तो हम जो है सबके कमरे में जाते हैं, इमरान खान के पास भी जाते हैं, बुशरा के पास भी और बाकी लोगों पे। एक तो ये है कि उनका रवैया वैसे ही ठीक नहीं होता बुशरा का, और दूसरा कोई हमारे नॉलेज में यानी कि जो लोग उधर जाके पूछते हैं उनको नहीं बताया गया, पता नहीं को बैरिस्टर सैफ को बताया गया है, इसके अलावा किसी को नहीं पता, या को पीटीआई के 4 लोगों को पता है और वो जो है ना रोना पीटना शुरू किए हुआ है। कल मैं कुछ सोशल मीडिया भी देख रहा था जी कि वो जी मरियम के कमरे में जी वो सिंध में जब थे तो वो उधर गए थे तो जनाब इतना कोहराम मचा हुआ था, बुशरा बीबी के जो बाल हैं उनकी तलाशी हो रही है तो कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं। आई डोंट नो कि लोगों को कितना ज़्यादा शऊर आ गया है, लेकिन इतना शऊर आ गया है कि वो बिल्कुल कोई एक जो उन तक इन्फॉर्मेशन आती है वो उसको चेक भी नहीं करते कि डज दैट मेक सेंस। इसी तरह ये जो बालों की तलाशी वाली ख़बर है ये भी सरीहन झूठी खबर है। तो नाजरीन मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।